वेलकम एट फार्मा एजुकेशन वंस अगेन स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। लास्ट वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में देखा और आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। वंस अगेन आपके लिए इन्फॉर्मेशन, मेट फार्मा ग्रुप को ज्वाइन करो, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को। ये टेलीग्राम चैनल के यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे आप कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपकी डाउट्स हो, विद इन 72 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस दैट कि हम माइंड मैप जो हमारी PDF है वो अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में जो मैंने आपको डाउट बताया वहाँ पे आप मेरे को वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होते हैं, तो मैं विद इन 72 आवर्स आपको जो भी PDF से रिलेटेड होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे फिलहाल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिक्स। सो अकॉर्डिंग टू ICH मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन जो है एक काउंसिल है जो कि सारे स्टैंडर्ड को एक लिमिट सेट करता है। ठीक है, सो इम्प्योरिटीज़ क्या है? सबसे पहले तो हम यही देखेंगे इम्प्योरिटीज़ क्या है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ तो ठीक है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ क्या? इम्प्योरिटीज़ होते हैं अनवांटेड केमिकल इन ड्रग सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट। अनवांटेड कह सकते हैं हम इसे अनडिज़ायरेबल, DISARABLE, ठीक है, अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड, जिन्हें हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी ड्रग मेडिकेशन के अंदर, मेडिकामेंट के अंदर इनका इनकॉर्पोरेशन हो। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है इनका इन्वॉल्वमेंट, किसी भी तरीके से हम इनका नहीं चाहते इन्वॉल्वमेंट हो। फिलहाल ये जो गाइडलाइंस हैं ना, जो क्लासीफाई करिए टाइप्स ऑफ ना जो इम्प्योरिटीज़, ये मैंने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन के बेस पे करी है। सो इनकी कुछ गाइडलाइंस जैसे Q3A, Q3B, ये मैंने आपको जनरली आपको बता दिया कि इस बेसिस पे मैंने इनको क्लासीफाई करा है। ठीक है, अब देखते हैं इम्प्योरिटीज़ कितने टाइप्स की होती है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है, रेसिडुअल, सॉल्वेंट और एक्सट्रेनियस और पॉलीमॉर्फिक इम्प्योरिटीज़। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। सो इम्प्योरिटीज़ ये भी देख लो, मैं देखते जाओ, लगे हाथ डायग्राम्स। इम्प्योरिटीज़ अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस ड्रग में आ जाते हैं ना, ठीक है, और अफेक्ट कर देते हैं मेडिसिन की प्योरिटी को, और ये सोर्स जो है इसके अवॉइड कर जाएंगे हमारे एनालिटिकल टेस्टिंग। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं ऐसी इम्प्योरिटीज़, ऐसी केमिकल इम्प्योरिटीज़ जो कि सिंथेसिस प्रोसेस के डिग्रेडेशन और रिएक्शन, जब हम उस प्रोसेस को, जो उस केमिकल को सिंथेसिस कर रहे थे ना, सिंथेसिस यानी प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, बना रहे थे, उस प्रोसेस के दौरान या डिग्रेडेशन के दौरान हमारे ये इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, सो या तो स्टार्टिंग मटेरियल के कारण, डिफेक्ट के कारण हो सकती है, कोई बाय प्रोडक्ट बन गया, बाय प्रोडक्ट यानी बनना कुछ था, बन कुछ गया, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के कारण भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये कारण है। तो ये देख लेते हैं पॉइंट, सिंथेटिक इम्प्योरिटीज़ कौन सी? जैसे ड्रग सिंथेसिस से इन्वॉल्व होती हैं। ड्रग सिंथेसिस में जो भी स्टार्टिंग मटेरियल, जैसे स्टार्टिंग मटेरियल ये है, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्शन में जो सिंथेसिस की गई, कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, उसके कारण ये इम्प्योरिटी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हमारी इन्वॉल्व हो गई। दूसरा डिग्रेडेशन हो गया, कोई इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी होता है, हम प्रिकॉशन मेंटेन नहीं करें, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये आगे आप पढ़ोगे, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल रेजिड्यू, कोई अनरेटेड अमीन हो गया, एसिड हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैंने आपको बताया A से B बनना था, A से B बनना था, बन C गया, या फिर A से B C बन के फिर B बनना था, लेकिन ये रिएक्शन में माल फंक्शन हो गया, कोई डिफ़ॉल्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो कंडीशन इसको मिलनी चाहिए थी ना रिएक्शन को, टेम्परेचर, pH, एसिडिटी,
जो भी इसके आयन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स, इन कंसंट्रेशन के फैक्टर ये हैं सारे, तो ये सब मिल नहीं पाए, इस कारण ये इस रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसी कारण जो बन था वो बन नहीं पाया। इससे बायो प्रोडक्ट ऑफ साइड रिएक्शन हो गई कोई, ठीक है। रिएजेंट और कैटालाइज्ड रेजिड्यू, कैटालाइज्ड होते हैं जैसे कि जो आप होते हैं ना एंजाइम, जैसे एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे केमिकल कैटालिस्ट हैं, निकल, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल, वनस्पति घी के हाइड्रोजनेशन में निकल यूज़ करता है, तो वो एक कैटलिस्ट रेजिड्यू का कारण बन सकता है। दूसरा है हमारा ड्रग रिलेटेड डिग्रेडेशन इम्प्योरिटीज़ फॉर्म आफ्टर, अब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसके बाद क्या हुआ, स्टोरेज और स्टोरेज ऑफ जो करा ना फॉर्मुलेशन का, स्टोरेज में हमने उसको ध्यान से स्टोर नहीं करा, सो स्टोरेज करा नहीं, तो उसके कारण क्या होगा, कौन कौन सी रिएक्शन होगी, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गई, हाइड्रोलाइसिस यानी मॉइस्चर, ड्रग जब मॉइस्चर चेंज कर लिया, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, हाइग्रोस्कोपिक एस्प्रिन एक हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है जो कि सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो गई, ये मॉइस्चर गेन करके, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीडेशन, एपिनेफ्रिन वो एडिनो क्रोम में कन्वर्ट हो गई, ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकती है, पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था। फोटोलाइटिक राइबोफ्लेविन, विटामिन बी जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, राइबोफ्लेविन यानी होता है विटामिन बी, ठीक है। तो इससे कुछ विटामिन होते हैं जो फोटोलाइटिक होते हैं, ठीक है। सो विटामिन बी, ये क्या हुआ, लाइट रेज आई, यूवी रेज ये कर नहीं पाया, हो गया अल्टीमेटली डिग्रेड, ठीक है। रेसिमाइजेशन मैंने बताया था ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है जिसमें कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बन जाता है ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि 1/1 का रेशो होता है। आपको ज़रा सम टाइम लगेगा तो आप एक बार देख लेना। कुल मिला के एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन जो है वो एपी टेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल स्टेबल स्टडीज़ करेंगे, लाइट रेजिस्टेंट यानी लाइट से बचा के रखेंगे, ऐसी पैकेजिंग करें ताकि हम एम्बर कलर में पैकिंग करें हम, ताकि सनलाइट जो है वो सीधे कंपाउंड को असर नहीं कर पाए। बाकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी फॉर्मुलेशंस में डालेंगे। दूसरा है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो रिएजेंट, कैटलिस्ट, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, ये सोर्सेस हैं इनके, ठीक है। और इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वही इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट, अनडिजायरेबल अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट, इनकॉर्पोरेशन। हैवी मेटल हो गए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, रेजिडुअल वेस्ट हो गए जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कॉपर, फेरन या आयरन हो गया हमारा, जैसे पाइप वेसल जो होते हैं हमारे, जो है ना इंडस्ट्रीज़ के इक्विपमेंट्स, वहाँ से ये लीच हो गया, मैंने बताया था ना आपको पिछले वीडियो में, लीचिंग फिनोमेन, LEACHING, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस कारण हमारी इम्प्योरिटीज आ गई, इसके हो सकता है टॉक्सिक कंपाउंड बन सकता है, डिस्कलरेशन हो गया आएगा ड्रग का, और रिड्यूस हो जाएगी ड्रग की स्टेबिलिटी। कंट्रोल कैसे करेंगे, लिमिट टेस्ट कर लेंगे हैवी मेटल का, तो उससे पता लगाएंगे जो हैवी मेटल्स हैं वो एक लिमिट के अंदर, लिमिट के विदिन लिमिट है कि नहीं है, विदिन लिमिट है तो फिर ठीक है। दूसरा है ICP-MS, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके द्वारा हम उसके कंपाउंड के वही लिमिट टेस्ट, जो भी रेजिड्यू है उसको टेस्ट करते हैं कि एक विद इन लिमिट है कि नहीं है। वॉशिंग, फिल्ट्रेशन करेंगे जिससे इम्प्योरिटीज़ को हम किसी तरीके से कम कर सकें या हटा सकें, ठीक है। तीसरा रेजिडुअल सॉल्वेंट्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़। वॉलेटाइल बताया मैंने, लिक्विड से सीधे एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एयर मतलब गैसियस स्टेट, ठीक है। सो वॉलेटाइल जैसे कि कैम्फोर हो गया, ऐसे होता है कैम्फोर, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कैम्फोर ये जैसे आपको देखी हुई कपूर की गोलियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये वही हैं कि सीधे ये वॉलेटाइल होता है। जो ना हमारा अल्कोहल हो गया, इनमें भी कुछ वॉलेटाइल होते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तो ये रेजिडुअल सॉल्वेंट हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो रिएजेंट है ना ग्लासवेयर हमारे,
उनको वॉश करने के लिए। अब वो वॉश करते में वो पूरा उड़ नहीं पाया, ड्राइंग ढंग से नहीं हो पाई ना उनकी। ड्राइंग ढंग से हो जाती तो पूरा निकल ही जाता, उड़ ही जाता। अब ड्राइंग हो ही नहीं पाई, इस कारण ये हो गया। जैसे कि अब मैं एग्जांपल थोड़े दे देता हूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, वो थोड़े पढ़ेंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा हो गए, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास है इसकी कार्सिनोजेनिक। सबसे पहले तो ये मैंने जो क्लासीफाई हुए हैं ये 3 बेसिस पे अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा लिमिटेड है, ये टॉक्सिक होते हैं, मेथनॉल हो गया, एसीटोन नाइट्राइल हो गया, टॉलिन हो गया। तो इन तीसरा है लो रिस्क वाले, इथेनॉल, एसीटोन। इससे डिटेक्ट करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी। क्यों गैस क्रोमेटोग्राफी? पता है मैंने, एक तरह की एनालिटिकल टेक्निक। और गैसेस ये कंपाउंड है, सब वॉलेटाइल हैं। सो इनको गैस क्रोमेटोग्राफी से हम डिटेक्ट करेंगे। ड्राइंग करेंगे कंट्रोल करने के लिए। मैं बताया ना, अगर ड्राई हो गए ना वैक्यूम के अंदर सारी जो भी वॉलेटाइल एजेंट है वो सीधे निकल जाएंगी, और सॉल्वेंट जो है वो जो भी हमारा कंपाउंड है वो प्योर हो जाएगा, ठीक है। सो रेजिडुअल सॉल्वेंट का डायग्राम देख लेते थोड़ा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 के होते हैं बहुत टॉक्सिक, बेंजीन वाला, ठीक है। सो ये क्लास 2 के थोड़े कम टॉक्सिक, और क्लास 2 के थोड़े कम, और क्लास 3 के बहुत कम टॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल कम, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटेनियस कंटेमिनेशन, ठीक है। एक्सटेनियस मतलब होता है इररिलेवेंट। मैं आपको बताऊँ, एक्सटेनियस मतलब होता है ऐसे, इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब ही होता है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट यानी जो चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। ज़बरदस्ती आ गई, फॉरेन मैटर होते हैं ना, ये सब इररिलेवेंट ही तो है हमारे कंपाउंड के अंदर, ठीक है। एक्सीडेंटल इंट्रोड्यूस हो गए, यानी एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं कर गए, या फिर डेलिबरेटली नहीं कर गए, वो अपने आप आ गए, या कोई गलती के कारण आ गए, कुछ भी है, जो भी है। सो डस्ट, फाइबर, ग्लास पार्टिकल, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन में बता दूं आपको, जब एक सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस, जैसे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, बैच साइज चल रही है, एक जैसे मान लो सिरप के लिए मशीन यहाँ लगी है, एक सिरप के लिए कंटेनर यहाँ लगा है, और बैच साइजेस क्योंकि दोनों में अलग अलग ड्रग हैं, इसमें A ड्रग है, इसमें B ड्रग है। अब क्योंकि ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस मैंने आपको बताया अभी, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ढंग से किए नहीं गए, सो इसका क्रॉस कंटेमिनेशन है, इसका थोड़ा इधर आ गया, इसका थोड़ा इधर आ गया, कोई भी कारण हो सकता है। क्लीनलीनेस जो भी होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मेंटेन नहीं की गई। जो GMP मैंने बताया आपको, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। हीपा फिल्टर, हीपा यानी हाई, हीपा होता है ये जो है एयर फिल्टर होता है। हीपा मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। हीपा में फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। ये एयर फिल्टर होते हैं, इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं ताकि जो भी एयर में उड़ रहे हैं ना पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स, उनको ट्रैप किया जाए। TRAP, ट्रैप यानी उन्हें बांध दिया जाए, किसी तरीके से हम उनको रोक लें। सो फिल्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम उनको मेंटेनेंस होता है। बाकी फिफ्थ जो है पॉलीमॉर्फिक इम्प्योरिटीज़ है। पॉलीमॉर्फिक में मैंने बताया आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। पॉलीमॉर्फ तो आप पढ़ के आई हो कि भाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अमॉर्फस है, तो क्रिस्टल फॉर्म, डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म हो गई, सॉल्वेंट हाइड्रेट्स बन गए ना अनइंटेंशनली रिएक्शन के अंदर। ड्रग अगर इस प्रकार की हो गई तो वो पॉलीमॉर्फिक इम्प्योरिटीज़ आएंगी, यानी एक टाइप की ड्रग में एक ही प्रकार की वो होनी चाहिए। जैसे उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मान लो अगर रेक्टेंगुलर है, सब रेक्टेंगुलर ही होने चाहिए सबके, तभी वो प्योर कहलाएगी। क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी एक तरीके का डिफरेंस, एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, इसको हम इम्प्योरिटी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में अब जब पढ़ोगे टैबलेट की फॉर्मुलेशन, इन सब फॉर्मुलेशन में इनका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ना। एडवर्स यानी विपरीत, बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए हम इनको इम्प्योरिटी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सो माइंड मैप के लिए आप ज्वाइन कर लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लगता है अगर आपको कि चैनल में जो भी कंटेंट डल रहा है बहुत वैल्यूएबल है, और लग रहा है आपको कंटेंट में देखो क्वालिटी में दी गई है, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज्वाइन कर लो, और जो भी डाउट हो आप मेरे साथ टेलीग्राम में
जो ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप है उसमें भी शेयर कर सकते हो, बाकी वो ग्रुप मैंने दूसरा है, सो उसमें शेयर करोगे विदिन 72 आवर्स मैं पक्का रिप्लाई दे दूंगा जो भी डाउट्स है आपका। ओके चलो टाटा बाय। ओके।